हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम जो क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। तो हमने 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 11 क्वेश्चन देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले है, इसने देसी शिल्पकारों और कौशल उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होता दिखाई देता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में बंगाल विभाजन जो कि करजन के समय में हुआ था, तो 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। इस आंदोलन के तहत केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का बहिष्कार किया गया। आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख उपलब्धियां थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव स्वरूप 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इस आंदोलन ने विदेशी बहिष्कार तथा स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। जिसमें इस आंदोलन को शिल्प कार्य के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित जीवन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक तरफ आंदोलन है और संगठन है, वो देखना है कि कौन सा सुमेलित है। तो अखिल भारतीय अस्पृश्य विरोधी लीग की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, एकदम सही है, ये भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन जो है ईवी रामा नायकर, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता नजर आता है। व्याख्या देखते हैं। कल्याण हरिजन कल्याण हेतु गांधी जी द्वारा 1982 नहीं होगा, यहाँ पे 32 होगा। तो यहाँ पर 1932 पूना पैक्ट जिस समय हुआ था उसी समय अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की इन्होंने स्थापना की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती को इसका अध्यक्ष तथा एनजी रंगा, कभी एनजी रंगा पूछते हैं और कभी इसके जो अध्यक्ष हैं उसके बारे में पूछता हूँ मैं, दोनों ही याद रखना। जो अध्यक्ष हैं वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हैं और एनजी रंगा जो है महासचिव। यूजीसी नेट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे, निम्न जाति के लोगों के उद्धार हेतु ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा वर्ष 1920 में दक्षिण भारत के आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के द्वारा अछूत प्रथा के निवारण, दलितों को उनके नागरिक अधिकारों की प्राप्ति व मंदिर सहित सभी सार्वजनिक स्थलों में उनके प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चहुंदड़ो है, कोटडीजी है, देसलपुर है, सोहगोरा जो है वो मौर्य काल से है। आगे देखते हैं। ये यहाँ पे इसलिए दे दिया क्योंकि सोहगोरा जो है इसी तरह का बड़ा सा नाम है और फिर क्या है, जो एग्जाम देने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सोहगोरा है। यहाँ पर एक अभिलेख मिला है जो ये बताता है अकाल से संबंधित है, अकाल से संबंधित। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। चहुंदड़ो, कोटडीजो, देसलपुर, तीनों के तीनों क्या हड़प्पा स्थल सम्मिलित हैं। चहुंदड़ा और कोटडीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और देसलपुर कहाँ है? भारत में गुजरात पश्चिम के प्रदेश में स्थित है। तो हड़प्पा से संबंधित मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया है, कौन सा स्थल किस जगह है, मैप में भी बहुत अच्छे डिटेल में बताया है और चहुंदड़ों में कौन सी चीजें मिली हैं उसके बारे में भी बताया। तो अगर आपको देखना है तो उसको यूनिट 1 करके है एक फोल्डर प्लेलिस्ट में, तो आप वहां देख सकते हैं। आगे, चहुंदड़ो नामक स्थल उत्खनन वर्ष जो है 1931 में MC मजूमदार द्वारा कोटडीजी नामक स्थल का उत्खनन वर्ष जो है 1935 में गुरिये द्वारा करवाया गया था। अगला सोगोरा को देख लेते हैं। हड़प्पा स्थल नहीं है सोगोरा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में स्थित है। यह स्थल क्या है? प्राचीन लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला अभिलेख प्रस्तुत करता है। इसमें अकाल एवं दुर्भिक्ष, अकाल कहिए या दुर्भिक्ष दोनों एक ही हैं, के समय जनता के उपयोग के लिए जनता के 3 कोष्ठागार बनाने का प्रमाण भी यहाँ से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उदार
उभारदार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणो अशोक यानी राजा अशोक उल्लेखित है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है उपेंद्र सिंह की जो बुक है उससे उसी से ये दिया गया है क्वेश्चन। उस बुक में साफ तौर पर है राणो अशोक विथ पिक्चर के द्वारा उसमें बताया गया है। आगे इसकी व्याख्या देखते हैं तो हमारा आंसर जो होगा वो है कंगनहल्ली। यहाँ पर कंगनहल्ली ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कंगनहल्ली भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण उत्तर खनन स्थल है। यहाँ एक प्राचीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही यहाँ से चैत्य गृह तथा अन्य स्तूप भी प्राप्त हुए हैं। चूंकि यहाँ थोड़ी दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उसकी टेंशन मत करिए, मैं उसको पढ़ देती हूँ और कमेंट भी मत करिए कि ये दिखाई नहीं दे रहा। मैं पढ़ रही हूँ तो आप सुन लीजिए। इन स्तूपों पर बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथा एवं सातवाहन राजाओं से संबंधित अनेक प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। इस स्थल पर कुल मिलाकर 145 उत्कीर्ण लेखों की प्राप्ति हुई है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण लेख जो है मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। इसमें उसे क्या है राणो अशोक के रूप में उल्लेखित किया गया है। आगे है सांची, सहबाजगढ़ी और सोगोरा अन्य स्थल है जहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक के स्तूप और अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला है निम्नलिखित पर विचार करना है। तो बुद्ध में देवत्वरोपण यानी बौद्ध धर्म है उसमें बौद्ध को क्या है देवता के रूप में मानने लग गए थे। बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। तो ये पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सी विशेषताएं हैं जो महायान बौद्ध मत से संबंधित है। तो महायान बौद्ध से संबंधित ये तीनों है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक था हीनयान और महायान। तो जो हीनयान है जो पुराना बौद्ध है उसी को मानता था और जो नई विचारधारा है वो महायान से रिलेटेड है। तो महायान में आगे देख लेते हैं। और ये जो इसका डिवीजन कब हुआ, ये चौथी बौद्ध संगति में हुआ था। और किसके समय हुआ था, कनिष्क के समय में। ये भी हमें याद रखना है। तो यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय है। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। महायान संप्रदाय के अंतर्गत बुद्ध की मूर्ति पूजा पर बल दिया गया। इसमें बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार किया गया। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व स्वयं की मुक्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की मुक्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। महायान में सेवा, करुणा, परोपकार का बल दिया गया है। इनका उद्देश्य जो है समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात यानी कि व्यष्टि, बलात कहिए या व्यष्टि जो है शब्दावली, एक शब्दावली के वीडियो मैंने जितने भी यूजीसी नेट में शब्दावली दी है उसमें मैंने पूरे वीडियो बनाए हैं। अगर आपको शब्दावलियाँ देखनी है अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट सिलेबस तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आगे है व्यष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। इसे राज्य के लिए आय का स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता है। ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। और यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान यानी उपस्थित नहीं था। तो ये क्या है जो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। तो यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा। मजदूर के जेठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेजा जाता था, ये भी गलत है। तो यहाँ पर गुप्त काल के व्यष्टि अब व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल के व्यष्टि या बलात् श्रम बेगार एवं निःशुल्क श्रम का एक प्रकार यानी निःशुल्क, इसके बदले में उनको कोई भी शुल्क नहीं दिया जाता था। इसके अंतर्गत मजदूरी के बदले कुछ भी प्रदान नहीं किया जाता था। यह राज्य के लिए आय का एक स्रोत होता था। इसे गुप्त काल में कर के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को सैनिकों के लिए उपभोग की वस्तुएं तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि अनाज हो गया, पशु हो गया, फर्नीचर हो गया और भी जो सारी दैनिक उपयोग की चीजें हैं आदि का प्रबंध करना होता था।
यह मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी भारत में विद्यमान था, जहां ग्रामीण को राजकीय सेना और अधिकारियों की सेवा भी निःशुल्क रूप से करनी पड़ती थी। ऐसे मजदूरों को वेष्टी कहा जाता था। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग बनाया गया था, इसका प्राचीन विश्व यानी ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलित किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, चूंकि अब क्वेश्चन है तो पढ़ लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तंबाकू, कोको और रबड़। तो यहाँ पर जो है दिए गए समूह में तंबाकू, कोको, रबड़ समूह इस पादप समूह को स्पष्ट करता है, जिन्हें नवीन विश्व या न्यू वर्ल्ड में कृषि योग बनाया गया, जबकि इसका प्रचलन जो है प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में हो चुका है। अगला है, अब यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध स्थान है और नदियों के नाम है। तो पंढरपुर जो है, चंद्रभागा ये सही है, तिरुचिरापल्ली कावेरी ये भी सही है, हम्पी जो है मालप्रभा ये एकदम गलत हो जाएगा तीसरा वाला। व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा। पंढरपुर जो है, पंढरपुर महाराष्ट्र प्रांत का शहर है जो भीमा नदी पर स्थित है। इसे घुमावदार के कारण यह चंद्रभागा नदी के कहा जाता है। यह हिंदुओं के एक धार्मिक स्थल है। भगवान विष्णु के अवतार विठोबा और उनकी पत्नी रुक्मणी के सम्मान में इस शहर में प्रतिवर्ष त्योहारों का आयोजन किया जाता है। यह स्थल शक्ति संप्रदाय को समर्पित मराठी कवि संतों की भूमि है। अगला है यहाँ पे तिरुचिरापल्ली वर्तमान में तमिलनाडु राज्य का एक जिला है। यह शहर कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। यह स्थान विभिन्न मंदिरों जैसे कि श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्री जम्बूकेश्वर मंदिर आदि के लिए प्रसिद्ध है। अब हम्पी का जो गलत हो गया था वो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। याद रखना, हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और तुंगभद्रा नदी को लेकर बहुत सारे विवाद भी हुए हैं इतिहास में। आगे है, ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित इस नगर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो आंसर हो जाएगा किशनगढ़। और ये इसमें क्या है, एक औरत का चित्र बना हुआ है, औरत का चित्र बना हुआ है यहाँ पर। तो राजस्थान में ज़्यादातर ऐसे चित्र आमतौर पर हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये जो है बनी ठनी ये बहुत फेमस है और किशनगढ़ शैली के निर्मित है। जो राजस्थान से होंगे उनको पता होगा कि राजस्थान में पढ़ने वालों को सबको जो है राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो वहाँ जो है इस तरह से क्वेश्चन जो है आसानी से उनके क्या है हल हो जाते हैं। तो यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। सुप्रसिद्ध चित्र जो है बनी ठनी एक सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे उसमें बनाया जाता है लघु भारतीय चित्र है, जिन्हें निहाल चंद्र द्वारा किशनगढ़ की मारवाड़ शैली में बनाया गया है। इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। बड़ी ठनी किशनगढ़ के प्रसिद्ध शासक सामंत सिंह की भक्ति नारी तथा कवित्री थी। तो ये कुछ है। अब क्या है, यूजीसी नेट जो है संगीत पर, सिनेमा पर और जो पेंटिंग पर, उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाती है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को भी हमें देखना है कि किस तरह से आते हैं। आगे देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया था, तो ये एकदम सही है। दूसरा वाला पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये कृष्ण भक्ति नहीं है, यहाँ पर राम भक्ति है, राम भक्ति। अन्य मानाचार्य और त्यागराज समकालीन थे, ये गलत हो जाएगा। अन्य माचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं, ये एकदम सही है। तो यहाँ पर जो है दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान श्री राम, जैसे कि मैं बताया यहाँ पे कृष्ण होगा, श्री राम है, उसको समर्पित गीतों की स्तुति है। इसके सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय हैं, जैसे कि यहाँ पर त्यागराज के कई रागों की रचना की, पंचरत्न कृति इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। त्यागराज और अन्य माचार्य समकालीन नहीं थे, इनका समय जो है भिन्न था। इनका समय जो है 408 से लेकर 1503 तक रहा और त्यागराज का जो है 1767 से लेकर 1847 तक रहा है। अन्यमाचार्य से तिरुमाला 7 पर्वतों के देवता भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति में अनेक भजनों की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो यहाँ पर कुछ घटनाएं हैं, अब उसमें से बताया कि सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी।
तो हमारा आंसर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, वो 1875 में की थी। आगे है दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था, तो ये हुआ था 1860 में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया था 1882 में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे, ये 1863 में। तो यहाँ पर सभी 1818 से रिलेटेड है। जो हमारा सबसे सटीक आंसर वो दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था 1860 में, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में कुछ जो है युग्म विचार करना है। बनारस संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरा ऑप्शन जो है कलकत्ता मदरसा हेस्टिंग द्वारा जो बनाया जाता है। आगे बनारस संस्कृत कॉलेज यहाँ पर गलत है, फोर्ट विलियम का आर्थर वेलेजली ये भी गलत है, तो केवल दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सभी की व्याख्या देखते हैं। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में किया गया, किसके द्वारा? जोनाथन डंकन द्वारा। यूजीसी नेट यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1870 में वारेन हेस्टिंग ने की थी, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में नियुक्त सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड वेलेजली ने जो है वो की थी। तो यहाँ पर जो है केवल दूसरा जो है वारेन हेस्टिंग, यहाँ पर वेलेजली तो सही है, लेकिन आर्थर वेलेजली, दो वेलेजली है, एक लॉर्ड है और ये आर्थर है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि हम वेलेजली हम जल्दी पढ़ते हैं, तो वेलेजली को क्या कर लेते हैं, इसको सही मान लेंगे। तो हमारा 2 और 3 तो है भी नहीं है यहाँ पर, तो वैसे भी हम इसको क्या है हटा देंगे। तो इस तरह से हम क्या है क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो वेलेजली याद रखना है, एक आर्थर वेलेजली है और एक लॉर्ड वेलेजली है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में हुई थी, कौन सा? लॉर्ड वेलेजली द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से नियमित प्रमुख पर्ण पदार्थ यानी स्टेपल कोमोडिटीज क्या है? तो यहाँ पर क्या है? डी ऑप्शन कपास, रेशम, सोडा, अफीम। और इसकी व्याख्या देखते हैं। 17वीं शताब्दी के अंत में बंगाल कुछ महत्वपूर्ण कच्चे माल के स्रोत के रूप में बनकर उभरा तथा 18वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी इन वस्तुओं को बंगाल से खरीदकर यूरोप में बेचने के लिए यहाँ से निर्यात करने लगी। बंगाल से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कपास, रेशम और साल्ट पीटर और अफीम जो है वो शामिल थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना और रोपण फसलों और वाणिज्य फसलों की खेती में भारी गिरावट। तो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड महत्वपूर्ण पहलू पूछा है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा किसान असंतोष का सम्मिलित होना, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चूंकि यहाँ पर जो है पेन चलना बंद हो गया है, पता नहीं किस वजह से, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग जो है बिहार के, एक सेकेंड रुक जाइए तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग बिहार के चंपारण में 1917 में किया था। यहाँ के किसान 3 कटिया प्रथा से त्रस्त थे। इस प्रथा के अनुसार किसानों को अनिवार्य रूप से अपनी भूमि का 3/20 भाग जो है नील की खेती उगानी पड़ती थी। गांधी जी के प्रयासों
से इस शोषणकारी प्रथा से किसानों को मुक्ति मिली। यह आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर असंतुष्ट किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी दी और 1917 में चंपारण सत्याग्रह का जो है शताब्दी मनाई गई थी। तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, लेकिन हमारे लिए क्या है कि जो चंपारण है, चंपारण जो है, चंपारण सत्याग्रह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष को सम्मिलित होना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? तो ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पूछा है हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक, तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम और जी.जी. मेहता। यहाँ पर हिंदू मजदूर सभा की स्थापना 29 दिसंबर 1948 को हावड़ा पश्चिम बंगाल में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में बसावन सिंह, अशोक मेहता, आर.एस. रुईकर, टी.एस. रामानुजम, वी.एस. माथुर, जी.जी. मेहता प्रमुख थे। आर.एस. रुईकर इसके प्रथम अध्यक्ष एवं अशोक मेहता महासचिव थे। तो कभी इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो आर.एस. रुईकर है, महासचिव जो है अशोक मेहता है। ये ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस से संबंध संस्था थी। हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक जो है सदस्य फॉरवर्ड ब्लॉक के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों को मजदूर संघ बनाने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है M.N. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ही केवल सही है। व्याख्या देख लेते हैं। अब जो 1881 यानी यहाँ पर जो है रिपन के समय पे आया था, रिपन के समय पे लॉर्ड रिपन के काल में बनाया गया था। औद्योगिक कामगारों का मजदूर संघ बनाने की अवधारणा जो है 1885 ईस्वी में तब सामने आई जब फैक्ट्री आयोग की नियुक्ति की गई और 81 में इस अधिनियम का निश्चित करना था। तो यहाँ पर जो है 1885 नहीं होगा, यहाँ डेट कुछ गड़बड़ है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। बाकी जो है 81 में प्रथम अधिनियम बना था, फिर एक दूसरा बनता है, शायद वो अगले वायसराय के उसमें आता है, अगले से अगले। तो ये जब वायसराय का पूरा करवाया था उस समय मैंने ये वाले क्वेश्चन जो है उस पर बताया था। ये प्रथम जो है यूजीसी नेट पूछ चुकी है यहाँ से क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे है, कार्य के दौरान आराम के घंटे और सप्ताह में कार्य दिवस 4 दिन का अवकाश जो है। उपरोक्त कार्य के निरीक्षण हेतु निरीक्षक की नियुक्ति। 7 वर्ष तक की आयु में बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध। M.N. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे और 1980 में उन्होंने प्रथम मजदूर यूनियन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। तो यहाँ पर विचार करते हैं। सबसे पहले रॉयल इंडियन नेवी में गदर, अगला है भारत छोड़ो आंदोलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो यहाँ पर उपरोक्त सही घटना का कालक्रम बताना है, कालक्रम यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है सी, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में स्टार्ट हुआ था। रॉयल इंडियन नेवी उसके बाद होता है। तो यहाँ पर जो है 3, 2, 1 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक थोड़ा देख लेते हैं। प्रथम फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 में शुरू हुआ था। हाँ, तो यहाँ पर 81 है, 1881। और यहाँ पर जो था वो एकदम सही था। यहाँ पर 1885, तो ये सही है। यहाँ पर 1885 एकदम सही है और यहाँ पर 1881 अधिनियम निश्चित किया था। ये पहला जो है फैक्ट्री अधिनियम बना था रिपन के समय में, और जो दूसरा फैक्ट्री लेंस डाउन के समय में बनता है।
लेंस डाउन के समय में। और कब बनता है लेंस डाउन के समय में? 1891 में। तो 1891 में दूसरा बनता है और 1881 में प्रथम बनता है रिपेन के समय में। तो ये कुछ याद रखने वाली बातें हैं जो यहाँ पर बताना बहुत जरूरी था। आगे हम इसकी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित घटनाएं देखी थी। तो गोलमेज सम्मेलन जो है सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन और फिर ये रॉयल इंडियन नेवी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रॉयल इंडियन नेवी गदर जो है फरवरी 1946 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 मुंबई में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। अगला, पहले वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और द्वितीय वाले में गांधी जी शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य के अति महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन है? तो बहुत महत्वपूर्ण पत्तन जो है वो है मोटूपल्ली। तो यहाँ पर जो है मोटूपल्ली इम्पोर्टेंट है, बी ऑप्शन। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा राजा ने नलगोंडा में एक छोटे राज्य की स्थापना की। इसकी राजधानी वारंगल थी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में काकतीय राज्य का मोटूपल्लू एक अति महत्वपूर्ण समुद्रिक पत्तन था। इस राज्य के शासक गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में हस्तांतरित की थी। तो मोटूपल्ली, मोटूपतलू मत कर दीजिए, यहाँ पर क्या है मोटूपल्ली है। आगे है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैद्धांतिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दिग्विषय फोनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यय रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है केवल दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। तो यहाँ पर जो जैन धर्म है, जैन धर्म से संबंधित है, नहीं, यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पर दूसरा, सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि जो दिग्विषय है फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अपव्यय रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तांत्रिक और सम्मितीय बौद्ध मत के संप्रदाय हैं और बौद्ध मत के दूसरे मुख्य पिटक शुद्ध पिटक पर आधारित होने के कारण इस मत को सैद्धांतिक कहा गया। सैद्धांतिक क्यों कहा गया? क्योंकि ये सुप्त पिटक, मुख्य पिटक जो है सुप्त पिटक पर आधारित है, इसलिए इसको कहा गया। और सर्वस्तिवादियों के अनुसार आंतरिक जगत और बाह्य जगत दोनों की सत्ता जो है वो वास्तविक है। उनकी मान्यता की फिनोमेना के अवयव पूर्णतः जो है क्षणिक नहीं है बल्कि अवयव रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा केवल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायरकी सिद्धांत निर्दिष्ट करता है। दो केंद्रीय विधानमंडलों को दो सदनों में विभाजन, दो सरकारों द्वारा केंद्रीय राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, दो शासकों समूच एक लंदन और दूसरा दिल्ली में होना, ये सारे गलत हैं। बी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या कहता है? प्रांतों के प्रत्यारोपित विषयों को दो प्रवर्णों में विभाजित, ये एकदम सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं द्वैत शासन, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय इतिहास में द्वैत शासन की स्थापना की गई। इसके द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करके इन्हें अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। उसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। इस कारण में ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी प्रधानमंत्रियों की सहायता लेता था। आरक्षित विषयों को गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, प्रायः चित्रकारी है, जो कि बोधिसत्व पद्मपाणि जो कि यहाँ पर हो जाएगा अजंता से रिलेटेड है। अजंता, सी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा।
अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा से संबंधित, इसमें बोधिसत्व पद्म पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और चित्रकारी। अजंता की गुफा नंबर 17 जो है, चित्र को चित्राशाना कहा गया है। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटना से संबंधित चित्र किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चहिला साहिब उत्सव, और ये जो है संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर चहिला साहिब उत्सव जो है सिंधियों का है, नंदा राजजात यात्रा गोंडों का है, और बारी वरकरी जो है संथालों का है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो है केवल ए ऑप्शन, चहिला साहिब उत्सव जो है सिंधियों का है। बाकी व्याख्या देखते हैं। चहिला साहिब उत्सव जो सिंधुओं द्वारा अपने भगवान झूले लाल की प्रार्थना की जाती है। नंदराज जात यात्रा उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमायूं मंडल में 3 सप्ताह तक मनाई जाती है, और वरकरी एक धार्मिक यात्रा है जो महाराष्ट्र में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो सूर्य के लिए कौन सा विख्यात हो जाएगा यहाँ पर? अरसवल्ली जो है वो सूर्य के लिए फेमस है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। व्याख्या देखते हैं, सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध अरसवल्ली आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर नर्मदा देवी का मंदिर स्थित है। ओंकेश्वर में शिव मंदिर स्थित है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार करना है। तो यहाँ पर सही कौन सा ये बताना है। एरीपत्ती भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व जो है अलग से ग्राम जलाशय में रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, एरीपत्ती। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एरीपत्ती बिल्कुल सही है, एरीपत्ती है। जलाशय से रिलेटेड जो रख रखाव है वो है, तो एरीपत्ती बिल्कुल सही है। तनियूर जो है अकेले ब्राह्मण एवं एक ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम है, ये तनियूर गलत हो जाएगा। घटिका प्राय मंदिरों से, ये सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे देखें, एरीपत्ती तो हो गया जलाशय के पुनर्निर्माण में लगाया जाने वाला कर था, और तनियूर जो है, तनियूर चोल काल की विशिष्ट राजस्व इकाई हुआ करती थी। यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत प्रमुख ब्रह्मदेव मंदिर बस्तियां विकसित हुई तथा इसके अधिकार क्षेत्र में अनेकों राज 100 ग्राम छोटी बस्तियां व शिल्प केंद्र हुआ करते थे। तो ये क्या है, ब्रह्मदेव मंदिर बस्तियां हुआ इससे संबंधित। तनियूर उघंडिका जो है पल्लव कालीन मंदिरों से जुड़ी उच्च शिक्षा संस्थाएं थी। तो ये सही हो जाएगा, तीसरा और पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक के राज्यादेशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफस किसने किया था? मतलब किसने उसको पढ़ा था? तो आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसिप। अब यहाँ पर ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसको इस तरह से नहीं पूछा कि उसको पढ़ने वाला कौन है सबसे पहले, उसको थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। तो यूजीसी नेट भी सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछती है, इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल की सभी जानकारी का स्रोत उसके अभिलेख से हैं। ये अभिलेख ब्राह्मी, अरामाइक, खरोष्टी और ग्रीक लिपियों में प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों की लिपि को पढ़ने का श्रेय जो है अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसिप को दिया जाता है। जेम्स प्रिंसिप एक नील जमींदार तथा पुरातत्वविद थे। जेम्स प्रिंसिप ने ही 1838 में अशोक के सभी अभिलेखों को पढ़ा और ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को सबको परिचित करवाया। इसके अलावा प्रिंसिप मानचित्र विशेषज्ञ एवं मुद्रा शास्त्र के लिए भी जाना जाता है। आगे है मैक्स मूलर, जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान थे, अंग्रेज विद्वान थे। उन्होंने इंग्लैंड में रहकर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का इन्होंने अध्ययन किया था। इन्होंने भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया बताया जो आज भी मान्य है। आगे है
विलियम जोन्स जो है, विलियम जोन्स प्राचीन विधि शास्त्री थे। उन्हें भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी उन्होंने। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बना हुआ है, यूजीसी नेट ने बनाया हुआ है। आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारत में आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द आर्यभट्टा किससे निरूपित करता है? तो ये तो सिंचाई से संबंधित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सिंचाई, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील। आगे है मध्यकालीन, ये क्या है? टेक्नोलॉजी, तकनीकी से संबंधित है। तो मध्यकाल में टेक्नोलॉजी से संबंधित शब्दावली पूछी जाती है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को निरूपित करता है। अर्घट्टा प्रणाली का उपयोग पूर्व मध्यकालीन इतिहास 600 से लेकर 1200 के मध्य हुआ है। इसका प्रयोग अर्घट्टा प्रणाली को मानसून समय में अत्यधिक प्रयोग में लाया जाता था, क्योंकि वर्षा जल संचय का साधन भी था। इसे सिंचाई तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम फारसवादियों ने किया, जिसे उन्होंने भारत में विकसित किया और 3री शताब्दी तक वह अपने प्राचीन रूप से थी, लेकिन उत्तर गुप्त काल तक आते आते ये संपूर्ण रूप से विकसित हो चली और अर्घट्टा यानी सिंचाई प्रणाली ने मध्यकालीन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तमिल क्षेत्र में सिद्ध यानी सित्तर एकेश्वरवादी थे और मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। दूसरा है, कन्नड़ क्षेत्र में लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, पहला दूसरा दोनों सही है। व्याख्या देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर सित्तर और सिद्ध दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र के 18 संतों की परंपरा है, जिसमें प्रथम सिद्ध अगस्त्यस ऋषि थे। यह प्रथम संगम से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। अपरंपरागत प्रकार की साधना का पालन करते थे। इनका मानना था कि यौगिक क्रियाओं द्वारा साधना करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ये भारत की प्राचीन सिद्ध उपचार प्रणाली एवं रस चिकित्सा के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालांकि ये सिद्ध शिव के उपासक थे, किंतु मूर्ति पूजा और धार्मिक कर्म कांडों का आलोचना करते थे। लिंगायत मत हिंदू धर्म के अंतर्गत दक्षिण भारत में प्रचलित एक मत है। इस मत के उपासक लिंगायत कहलाते थे। लिंगायतों का प्रसार दक्षिण भारत में था। कर्नाटक कन्नड़ क्षेत्र में इसका प्रसार तेजी से हुआ। लिंगायत वीर शैव संप्रदायों की एक शाखा थी, जो कि पुनर्जन्म के सिद्धांतों को नहीं मानते थे। अगला है, इनका मानना है कि मृत्यु के उपरांत लिंगायत शिव में विलीन हो जाता है। जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते हैं। लिंगायत समाज को आध्यात्मिक समाज बनाना चाहते हैं। समाज में समानता की स्थापना और कर्मकांडों का विरोध करना लिंगायतों का प्रमुख उद्देश्य था। लिंगायत मुख्यतः पंचाचार्य गणों की शिक्षाओं के अनुगामी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो यहाँ पर व्यापारी थे, बिल्कुल व्यापारी थे। भारतीय इतिहास में मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। इस काल में कई बंजारों ने अपना अपना अलग समाज स्थापित किया। इसमें गौरा बंजारा समाज जो है 16वीं से 17वीं शताब्दी में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। बंजारे वर्ष भर देश के अलग अलग हिस्सों में अपना सामान लादकर जाते और वीरानों या खाली जगहों पर बस्ती से दूर अपना ठिकाना बनाते। इन बंजारों को भौगोलिक एवं ऐतिहासिक जानकारी भी होती थी। इनमें परिवहन का साधन क्या होता था? बैलगाड़ी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। अगला है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिकी कर देते थे। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही सटीक होते हैं, बिल्कुल सही हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था हेतु भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व दर यानी कि भूमि की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो भाई जो कर है वो अच्छा लगेगा, अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो जो कर है वो कम लगेगा। नम्य भूमि एवं वन भूमि के अनुसार तय की जाती थी। साथ ही उन्होंने कारखानों के निजी स्वामी के औद्योगिक कर भी लिया। अच्छी अर्थव्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की एक पहचान होती थी। गृह कर भी
कृष्णदेव राय के काल में लागू होता था। बारबोसा, पायस, नुनुच जैसे विदेशी यात्रियों ने उनके श्रेष्ठ प्रशासन और शासन काल में साम्राज्य की समृद्धि की चर्चाएं की हैं। तुंगभद्रा नदी पर एक बड़े बांध का निर्माण भी कृष्णदेव राय ने करवाया था। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? एक तो खुद ही कराधान व्यवस्था क्या थी, इससे भी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा है। और आगे यहाँ पर जो है बारबोसा, पायस, निन्नुच, इसने सभी जो है विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की है और वहाँ के प्रशासन और वहाँ के शासनकाल की चर्चाएं यहाँ पर की हैं। और तुंगभद्रा नदी पर किसने बांध बनवाया था? तो कृष्णदेव राय ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया, तो क्या यहाँ पर किया? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था सत्य शोधक समाज। व्याख्या देखते हैं, सत्य शोधक समाज एक संगठन था जिसकी स्थापना ज्योतिबा फुले और उसकी संस्था ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि नारायण देव जो हैं गोविंद राव इसके पहले सचिव के रूप में चुने गए। सत्य शोधक समाज के निम्नलिखित विचार थे जो कि इस प्रकार हैं, शूद्र एवं गैर शूद्र के बीच दूरी को कम करना तथा ब्राह्मणवादी धार्मिक गुलामी से लोगों को मुक्त करके उनके अधिकार के प्रति सचेत करना, सभी मानव भगवान के बच्चे हैं और भगवान ही उनका संरक्षक है। तीसरा है, भगवान की पूजा करने के लिए किसी पुजारी की आवश्यकता को सत्य शोधक समाज नकारता है। 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी महाराष्ट्र में 1873 में। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है सामाजिक सुधार था या पुलिस प्रशासन में सुधार था, कौन सा सुधार था ये पूछा है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएगा हमारा संवैधानिक सुधार। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के विचार विमर्श के उपरांत जो है 1918 में जारी की गई। इस रिपोर्ट में व्यापक संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 का भारत शासन अधिनियम बनाया गया। वर्ष 1947 तक भारतीय संवैधानिक कानून का आधार बना रहा और वर्ष 1919 के अधिनियम की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, प्रांतों का आंशिक उत्तरदायित्व, विकेंद्रीकरण की नीति, अधिक प्रतिनिधित्व तथा प्रभावकारी केंद्रीय व्यवस्थापिका, सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार, भारत सचिव एवं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में कमी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन और इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, तो इनका क्या है? केशव चंद्र सेन का संबंध किससे रिलेटेड है? यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो यहाँ पर है टैबरनेकल ऑफ द डिस्पेंशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो केशव चंद्र सेन का इन दो से संबंधित तो हमारा आंसर क्या है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे व्याख्या देखते हैं इनकी। केशव चंद्र सेन के आकर्षक व्यक्तित्व ने ब्रह्म समाज आंदोलन को स्फूर्ति प्रदान की। 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1870 में केशव चंद्र सेन ने इंग्लैंड की यात्रा की। इस यात्रा में से पूर्व तथा पश्चिम एक दूसरे के निकट आए तथा अंतर्राष्ट्रीय एकता का मार्ग जो है प्रशस्त किया। अगला है केशव चंद्र सेन के द्वारा ट्रिब्यूनल ऑफ डिस्पेंशन तथा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1970 की स्थापना की और कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना की 1821 में। राजा राममोहन राय ने उन्होंने 1828 में अपनी रिपोर्ट जो है पेश की थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आपको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।